बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, यानी आव्यूह क्या होता है। ठीक हो गया। आव्यूह के बारे में चर्चा करने से पहले एक स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। किससे करते हैं? स्टोरी से, कि भाई आव्यूह क्या रहता है। ठीक है, अब मान के चलो एक लड़की, आपकी इसमें ही दे रखा है, वैसे ही एनसीईआरटी में ही दे रखा है। कोई लड़की है जिसने कितने पेन खरीदे? 15 पेन खरीदे मान लो। ठीक हो गया। और 20 बुक खरीद दी। ठीक, एक लड़की जिसने 15 पेन खरीद दी और 20 बुक खरीद दी। अब इसको मेरे को लिखना है, एक ही बार में लिखना है, मान के चलो इसको। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 15 बुक खरीद दिए और 15 पेन खरीद दिए और 20 बुक खरीद दी। ठीक है, ये एक लड़की की बात आई। अब मान के चलो 2-3 लड़कियां और आई इसके साथ की, जिन्होंने भी, मान के चलो एक लड़की और आई जिसने 20 पेन खरीद दिए और 12 बुक खरीदी। ठीक है, ऐसी दूसरी और लड़की आई जिसने 12 पेन खरीद दिए और 20 बुक खरीदी। इस टाइप से अब इन सबको मेरे को एक मर्ज करके एक सिस्टम में लिखना है, एक ही साथ लिखना है, ताकि मैं सबको क्या करूं, एक साथ पढ़ूं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? फर्स्ट लड़के के लिए क्या लिखा था? 15 पेन और 20 किताब, है ना। दूसरे के लिए क्या लिखा था? सेम पेन के नीचे पेन आ जाएगा, 20 पेन हो जाएंगे और 12 बुक होगी। और तीसरे के लिए क्या आ जाएगा? 12 पेन और 20 बुक। तो इस टाइप से हमने क्या करा, एक अरेंजमेंट में लिख दिया इन सभी सिस्टम को। यहाँ से हमको क्या करा, हमने कहा कि वो जो जो फर्स्ट वाली पंक्ति में लिखा है, फर्स्ट वाले रो में लिखा है, उसको हमने क्या, फर्स्ट वाले कॉलम में जो लिखा उसको हमने क्या बोल दिया? पेन कह दिया। और दूसरे वाले में जो लिखा उसके लिए क्या कह दिया हमने? बुक बोल दी। अब यानी इन सारी चीज़ों को हमने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखा है, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर फिट कर दिया। तो यानी एक मैट्रिक्स का डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यानी किसी भी, कोई भी नंबर्स को, या कोई भी सिस्टम, कोई भी नंबर भी हो सकते हैं या कोई भी अल्फ़ाबेट, कुछ भी हो सकते हैं, वो उनको एक किस में लिखना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखना, एक अरेंजमेंट करके लिखना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ठीक हो गया। डेफिनेशन नंबर 1 देखो आप, परिभाषा नंबर 1 देखो अपनी बुक में, इसमें क्या लिखा है देखो। डेफिनेशन नंबर 1 देखो क्या लिखा है। ए मैट्रिक्स इन एन ऑर्डर या ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर ऑफ या फंक्शन, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखना है नंबरों को। और ये जो नंबर लिख रहे हैं हम, ये जो नंबर लिख रहे हैं, ये इस मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट या फिर अवयव। ठीक हो गया। अब हम मैट्रिक्स के अंदर बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, मैट्रिक्स में 2 चीज़ आती हैं आपकी। सबसे पहला एक आता है कॉलम और दूसरा क्या आता है आपका? रो। यानी 2 ही चीज़ में लिखा जाता है मैट्रिक्स को। ठीक है, ये मैं भी बेसिक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, जो इधर साइड सीधे सीधे में लिखा है, यानी ये क्या कहलाएंगी? आपकी रो कहलाएंगी। रो यानी पंक्ति। ठीक है, हिंदी में कहे तो पंक्ति। और ये क्या कहलाएंगी? कॉलम। कॉलम का मतलब क्या है? स्तंभ। ठीक हो गया। तो यानी आप भी को दो चीज में लिखेंगे, एक रो में और किस में? कॉलम में। यानी रो और कॉलम मिलके क्या बनता है आपका? एक आव्यूह बनता है। यानी आव्यूह का मतलब क्या है? एक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम आपके पहला टॉपिक, यानी मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म, कि इस मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखा जाता है। और उसके लिए सबसे पहली हेडिंग आता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी हिंदी में कहें तो आव्यूह का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये वाली हेडिंग देखो नीचे, हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो ये वाली फर्स्ट हेडिंग लिखी है आपकी, यही देखना है आपको। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं आव्यूह की कोटि। इसको ध्यान से समझना, मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, तो अब पहले हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं इसको, एक आव्यूह को। हमने कहा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट को अरेंज करना क्या कहलाता है? एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो यानी सबसे फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ए से रिप्रेजेंट कर दो आव्यूह का मतलब। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर दो। ये हमारे पास ए है, एक एलिमेंट है किसी भी आव्यूह।
अब ये आपका फर्स्ट, ये स्टार्टिंग वाला जो आप भी मैट्रिक्स दो चीज़ में लिखा जाता है, मैंने कहा ना आपका, एक रो में और एक इसमें कॉलम में। उसमें रो भी होगा और क्या होगा, कॉलम होगा। अभी ये फर्स्ट एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर फर्स्ट, और कौन से रो में है अभी, फर्स्ट रो में है फर्स्ट एलिमेंट, और कॉलम में कौन से कॉलम में है, वो भी फर्स्ट कॉलम में। यानी फर्स्ट पहला वाला रो दिखाएगा, दूसरा वाला क्या दिखाएगा आपका, कॉलम। समझ गए? तो यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। ठीक हो गया। ऐसी रो तो हमारे पास फर्स्ट ही है, और कौन सा एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट भी बोल सकते हो, दूसरे कॉलम में एलिमेंट भी बोल सकते हो, बट ऐसे लिख लो कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, ऐसे करके फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे लिखोगे। ऐसे करके हमने एक जो 1 2 3 करके गिनती चलनी है, उस रो को हमने एक नंबर से लेट कर दिया, जिसको हम बोल रहे हैं जे। किससे लेट कर दिया हमने, जे। ठीक हो गया। यानी इसको हमने किससे लेट कर दिया, जे। एक नंबर जो 1 2 3 चल रहा है आगे, और लास्ट में जाके ये नंबर कहाँ तक चल रहा है आपके, कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 जाते जाते कहाँ चलेगा, n तक चलेगा। लास्ट कहाँ तक चलेगा आपका, n तक। यानी A1n। इसका क्या मतलब हुआ, यानी पहली रो का nवां एलिमेंट हो गया, ये समझ के चलो, बात समझे। यानी पहली रो का कौन सा एलिमेंट हो गया आपका, nth एलिमेंट हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक चलेगा, लास्ट n तक चलेगा। ऐसे यहाँ पर भी देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब दूसरी रो में आ गए हम, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे यहाँ पर दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट होगा। 1 2 3 ये भी सेम ऐसे चलता रहेगा आगे, ये भी कहाँ तक जाएगा, लास्ट n तक ही जाएगा, ये भी जाएगा नहीं जाएगा, लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये भी दूसरी रो का nth एलिमेंट तक जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये 1 2 3 ऐसे चल रहा है, यहाँ पर तीसरे रो का पहला एलिमेंट आएगा। ध्यान से देखना, इससे भी निकलेगा ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब यहाँ देखो, नीचे भी आएगा, ये 3 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मैंने इस 3 4 को लिख लिया, यहाँ मैंने क्या लिया, जे लिया ना, दूसरे वाले को। फर्स्ट वाले को मैं क्या लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर आई लेके चलता हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ, आई। तो आई क्या है, ये रो आ गया इस बार, आई रो का फर्स्ट एलिमेंट 1। ठीक, ऐसे करके ये सब आई में चलते रहेंगे। अब समझ में आ रही बात, आई आ गया है ना यहाँ पर 1 2 3 करके, तो ये भी सब मैं 1 2 3 आई लेके चल रहा हूँ, ये भी आई लिख सकते हो आप। ऐसे करके चलते चलते कहाँ तक जाएगा, लास्ट आई रो का nth एलिमेंट तक आ जाएगा टोटल। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या हो गया आपका, लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये आई के बाद कहाँ तक, ये 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट n तक जाएगा। लेकिन यहाँ तक n तक मैंने मान रखा, तो इसको हम मान रहे हैं m तक। क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, m। यानी जो एलिमेंट लास्ट नीचे तक जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे, m तक जाएंगे। यानी m एलिमेंट आ गया यहाँ पर, और फर्स्ट आ गया, m रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, m रो का कौन सा एलिमेंट, n एलिमेंट आ जाएगा लास्ट। तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें, कितने नंबर हैं, m इंटू n। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वो क्या आएंगे आपके, m इंटू n। तो जो m इंटू n है, ये आपके क्या है, ये है आव्यूह का ऑर्डर, यार ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, कोटि। आव्यूह की क्या कहलाती है, ये कोटि, यानी m इंटू n। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने एक सिंपल सा एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके, 4 हैं। अब ये जो m है, समझ रहे हो, ये जो m है ये दिखा रहा है नंबर्स ऑफ रो को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये रो को, यानी कितने रो होंगे उस मैट्रिक्स में, वो m रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो n है वो दिखा रहा है नंबर ऑफ कॉलम, कि उसमें कितने कॉलम होंगे, यानी कॉलम ये दिखा रहा है ना, ये कॉलम n कॉलम दिखा रहा है ये। यानी इसका मतलब यहाँ कितने रो हैं बताओ जरा, 1 रो और 2 रो हो गए, और कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है, 4।
तो यानी जो 4 आया ये नंबर ऑफ क्या आया आपके पास, एलिमेंट आया। नंबर ऑफ क्या आ गया आपका, एलिमेंट आ गया। बात समझ में आ गई। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है। और इसको अगर सिंपल वे में अगर बात करो तो रो इंटू कॉलम, डायरेक्ट क्या कहोगे आप इसको, रो इंटू कॉलम कह दोगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है कि जो j है, j i और ये इनमें क्या रिलेशन रहता है आपका, इनकी वैल्यू क्या रहती है। बात समझ में आ रही है। यानी देखो यहाँ पर आपके जो जहाँ पर जनरल फॉर्म दे रखी है आप की, वहाँ पर देखो नीचे सबसे पहले जो i है ना आपका, ये जो i की वैल्यू है, ध्यान देना, जो i की वैल्यू हमने i जो माना है, i किसको लेट करा हमने, फर्स्ट जो रो को दिखाएगा, और j किसको लेट करा, जो कॉलम को दिखाएगा। ठीक है, तो यानी जो i की वैल्यू है ना वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होगी, और किससे कम होगी हमेशा, देखो किसके बराबर होगी लास्ट, m किसके बराबर होगी लास्ट, m, क्योंकि i की जगह m ही तो आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका m से छोटी या उसके बराबर होगी, i की वैल्यू आ गई। ऐसे j देखो, j की वैल्यू बताओ जरा, j की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा, और किससे बराबर किससे कम होगी, n। j की जगह क्या लेट करा हमने, क्योंकि j का जो आपका रो बन रहा है वो n, मतलब कॉलम बन रहा है n से बन रहा है लास्ट तक। बात समझ में आ गई। i और j पता लग गया क्या है। अगर मैं एक जनरल रूप देखूं, केवल स्टार्टिंग अगर एक मैट्रिक्स देखूं तो मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a हमने मैट्रिक्स को रिलेट कर दिया, उसको मैंने ऐसे लिखा a i j, समझ गए, a i j। और इसकी अगर मैं ऑर्डर की बात करो, m क्रॉस n मान लिया, मान के चलो m क्रॉस n, ठीक हो गया। यानी यहाँ से आप कितने भी क्या बोलते हैं, आप कोई भी मैट्रिक्स निकाल सकते हो i और j की वैल्यू पता होने पर आपकी, कि i और j की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेनी है, तो बताओ मैट्रिक्स क्या होगा। मतलब इस पूरे को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a इक्वल्स टू मैट्रिक्स i a i j m क्रॉस n। आया समझ में। ये आपका क्या है कि जनरल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स का, और उससे क्या निकाल दिया हमने, उसका ऑर्डर। और ऑर्डर से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, किसमें, किसी भी मैट्रिक्स में, उन दोनों की क्या करके मल्टीप्लाई। और ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, रो इनटू कॉलम। पहले आपका पंक्ति आएगा, उसके बाद उसका स्तंभ आ जाएगा, मतलब रो बोल दें आप, रो कॉलम बोलने में ज़्यादा आसान रहता है, पंक्ति स्तंभ से कन्फ्यूज मत। रो आपका सीधा सीधा वाला हो गया, कॉलम आपके, समझ गए ना। तो पता लग गया, रो इनटू कॉलम इसका क्या है, ऑर्डर आ गया। इसको लिखने की आवश्यकता है, समझ गए, लिख लो फिर इसको एक बार। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2। 1 में कुछ नहीं है ऐसा, केवल मैट्रिक्स में लिखना और कुछ नहीं करना। उसको नंबर्स दे रखे हैं, मेंस वर्कर दे रखे हैं, वुमेन्स वर्कर दे रखे हैं, दोनों को बस अरेंज करके लिख देना है बस, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब कह रहा है कि एक आब्यू के पास 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है टोटल, नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपके पास दे दिए हैं 8, यानी जो आब्यू के अंदर नंबर हैं वो कितने हैं, 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, तो इसके ऑर्डर बताने क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर। अब ऑर्डर से क्या होता है जरा बताओ तो, ऑर्डर की मल्टीप्लाई से हम क्या क्या बनाते हैं बताओ, नंबर्स ऑफ एलिमेंट बनाते है ना। अब ऑर्डर में क्या होता है, रो और कॉलम होता है। अगर रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनते हैं बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं। तो 8 किन कौन कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। सबसे पहले कौन से 2 नंबर हैं, 2 और 4। पहला ऑर्डर तो ये हो गया, और ये भी हो सकता है 4 और 2 भी हो सकता है, समझ गए। और क्या हो सकता है बताओ, 8 और 1 हो सकता है, और 1 और 8 हो सकता है। रो और कॉलम क्योंकि चेंज हो जाते हैं ना। तो बताओ जरा इसके अलावा कोई और नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, केवल मल्टीप्लाई करने पर।
बात समझे? तो इसका मतलब है कि इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 ही ऑर्डर होंगे, जिसमें से पहला होगा 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, फिर 8 इंटू 1 एंड 1 इंटू 8। ये आपके क्या आ जाएंगे इसकी पॉसिबल ऑर्डर या संभावित कोटि जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे अभी एक्सरसाइज में आपके। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 में एक ही है, वैसे तो ज़्यादा तो है नहीं इसमें, पार्ट एक ही दे रखा है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3x2 का मैट्रिक्स, है ना? 3x2 का मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक भी बताओ मेरे को, 3x2 में कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे? 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो यानी सबसे पहले अगर एक जनरल मैट्रिक्स बनाओ जिसमें 3 रो बनाओ पहले तो, यानी देखो A11 A12, कॉलम कितने बनाने हैं? 2 ही कॉलम बनाने ना, 1 2 कॉलम हो गए। और A21 A22 A31 और A32। ये देखो इसमें देखो कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो आ गए और कॉलम कितने हैं? 2। बन गया 3x2 का मैट्रिक्स। अब देखो ये बनाना समझ में आ गया कैसे बनाना है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी रो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, फिर दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ऐसे करके। या ऐसे भी कह सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है ना, इस टाइप से। बट एलिमेंट से ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको बोलने में। अब उसके बाद हमको क्या बोला है उसने, Aij की वैल्यू दे दी उसने, Aij की वैल्यू दे दी 1/2 मॉड ऑफ, मॉड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि इसके अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू उसको क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, ये है। अब इसमें हमको सारी वैल्यू निकाल, इसके मदद से हमको क्या निकालना, मैट्रिक्स निकालनी। तो यहाँ देखो जरा, सबसे फर्स्ट आपको किसकी वैल्यू निकालनी, A11। फर्स्ट वाला क्या होता है I, दूसरा वाला क्या होता है J। यानी A11 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है, तो यानी 1/2। यहाँ पर I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह भी क्या रख देंगे 1। बहुत ही आसान सा है ये। तो 1/2, 3 में 1 घटा देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन वो भी माइनस का आएगा, बट मॉड उसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस का ही बाहर आ गया, तो ये 1 आ गया। A11 आपका 1 आ गया। ऐसी A12 कितना आएगा, A12 चेक करो, 1/2 ऐसी आया। यहाँ पर I की जगह 1 आ गया इस बार, और J की जगह कितना आएगा 2, तो 3 दूनी कितना हो गया, हाँ 3 2 जा 6, 6 में 1 घटा देंगे 5, तो 5 कितना आ गया 2। A12 5/2 आ गया। बात समझ में आ गई? ऐसी अगला क्या निकालना है, A21, समझ गए? A21 भी ऐसे चेक करेंगे, 1/2, I की जगह पर 2 और J की जगह पे कितना आना है 1, तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, 3 में 2 माइनस करोगे 1 आएगा, माइनस का बाद मॉड प्लस कर देगा 1/2। ऐसे करके सारी वैल्यू निकाल दोगे आप, A21 A22 A31 A32। तो इन सब की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रख देंगे आप। तो A11 इन सब की वैल्यू आपके एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इतना तो निकाल ही लोगे अब। तो A11 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1 आई, A12 की कितनी आई 5/2 आई, A21 की कितनी आई 1/2 आई, उसके बाद A22 की आई 2, A31 की आई 0 और A32 की आई 3/2। तो इस प्रकार से क्या बन गया, एक मैट्रिक्स आपका बन गया। आगे ना समझ में? कुछ था इसमें? कुछ नहीं है ना। 3x2 का पहले तो एक मैट्रिक्स हमने जनरेट कर लिया जिसमें आपके 3 रो हैं 2 कॉलम हैं, ये बनाना आ गया। फर्स्ट वाला I होता, दूसरा वाला J होता, स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। उसके बाद डायरेक्टली I J की एक आपका एक रिलेशन दे रखा है जिसमें वैल्यू रख के आपको एक एक एलिमेंट आपको निकालना है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है,
बहुत ही सरल सरल टाइप्स हैं, फटाफट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहला टाइप है आपका कॉलम मैट्रिक्स। पहला कौन सा मैट्रिक्स होता है आपका, यानी हिंदी में कहे तो स्तंभ आव्यूह। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स आपका आ गया। हिंदी में कहे तो क्या आएगा इसमें, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कॉलम मैट्रिक्स का मतलब यह है कि कॉलम होगा सिर्फ उसमें। ठीक है, तो यानी जो मैट्रिक्स में सिर्फ क्या बना होगा, एक कॉलम, जैसे 1 2 3 4 एक कॉलम में लिखा है। ठीक हो गया, तो इसमें मतलब एक ही कॉलम होगा, जिस मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है। रो कितने भी हो सकते हैं, रो कितने इसमें देखो 1 2 3 4 रो हैं, लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ एक। तो कॉलम मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक कॉलम। अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा इसमें भी बताओ जरा, 1 2 3 4 रो हैं और एक कॉलम है, तो कॉलम हमेशा 1 रहना है, रो तो कितने ही बन जाने। इसका मतलब अगर मैं एक जनरल वैल्यू में लिखूं ए, यानी AIJ आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब इसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस 1। कितना होगा, m क्रॉस 1 होगा। बात समझ में आ रही है। m क्रॉस 1 क्यों का पता लग गया, क्योंकि 1 आपका कॉलम होता है और कॉलम हमेशा कितना रहेगा, एक रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही स्तंभ होगा, यानी एक ही कॉलम होगा। अगला इसी का जस्ट अपोजिट कौन सा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह हिंदी में कहते। इसमें देखो जब स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ था, एक कॉलम था, तो जरा रो मैट्रिक्स में कितने रो होंगे, फिर उसमें भी एक ही रो होगा। सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट जो है वो। तो यानी रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, क्या बोलते हैं, पंक्ति हिंदी में कहते हैं, तो पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे, पंक्ति आव्यूह जिस आव्यूह में ना, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4, आपका एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो कितना आ जाएगा, कितने रो हैं, एक रो और 4 कॉलम हो गए। समझ गए। अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूं जनरल में, तो AIJ एक कॉलम रो मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस n का होगा। बात समझे, 1 आपका रो होगा और n आपका कॉलम। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, बट रो आपका सिर्फ एक होगा। समझ गए। अब अगला ये बात समझ में आ गई होगी आपको, उतारने की आवश्यकता नहीं है ना इसको। अगला मैट्रिक्स पढ़ें। ठीक है, अगला मैट्रिक्स का आपका कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला कौन सा है, स्क्वायर। नाम से पता लग रहा होगा आपको, क्या होगा बताओ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, स्क्वायर में क्या होता है, यानी वर्ग आव्यूह जिसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, अब मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह। अब स्क्वायर में क्या होता है, सारी चीजें इक्वल होती हैं, आपकी सारी साइड इक्वल होती है ना, तो इसमें भी जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पर अगर एक बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देख रहे होगे आप कितने रो हैं, 3, और कितने कॉलम हैं, 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 का होगा। इसका मतलब जितने रो उतने कॉलम। अब इसको अगर जनरल वे में लिखूं, AIJ एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब इसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस m या n क्रॉस n। समझ गए। इसका मतलब कि इसमें m इंटू n होगा। इसका मतलब कि रो और कॉलम के नंबर आपस में क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जरा, AIJ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स किस कंडीशन के लिए होगा, इसमें एक ऑर्डर दे दिया इसने m क्रॉस n, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कब होगा, किन कंडीशन के लिए होगा, m नॉट इक्वल टू m के लिए होगा, m नॉट इक्वल टू n के लिए होगा, या m ग्रेटर देन n के लिए होगा, या m लेस देन n के लिए होगा। तो आप कौन सा ऑप्शन में टिक लगाओगे, m इक्वल्स टू n के लिए, यानी Aij m क्रॉस n एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब m इक्वल्स टू क्या होगा आपका n, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तब जाके होगा। बात समझ में आ गई। अब इसी मैट्रिक्स से यानी इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से और निकल के आते हैं, यानी अगला मैट्रिक्स निकल के आता है, वो भी उसी का एक तरीके से पार्ट समझ लो, बट अलग नाम दे दिया उसको, जिसका नाम है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए, आ गया ना समझ में ये। ओके, अब अगला आता है, ये सारे बुक में लिख रखे हैं आपके, उतारने की आवश्यकता नहीं, सब बुक में है आपके लिखे हुए, इसमें से पढ़ सकते हो आप, बस यहाँ को समझ लो। अगला है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी हिंदी में कहें तो विकर्ण आव्यूह। ठीक हो गया। अब विकर्ण यानी डायगोनल का मतलब क्या है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सिर्फ आपके किन में होंगे, केवल डायगोनल में होंगे। किस में लिखे होंगे, केवल डायगोनल में। जैसे अगर मैं एक लिखता हूं ऐसे करके, ए मैंने मैट्रिक्स लिखा आपकी बुक में से, चलो कहीं से भी लिख देता हूं, 1 2, यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 0, यहाँ 2, चलो इधर पहले 0 लिख देते हैं, इधर 2 3, इधर 0 लिख देते, चलो 0, और यहाँ पर 5। देखो बाकी हर जगह 0 है एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट कहाँ है, सिर्फ उसके डायगोनल में है। उसके किस में है, अगर केवल ऐसा भी लिखा होगा ना 4 या 2 ऐसे भी लिखा, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो फर्स्ट में तो है ना एलिमेंट उसका लिखा हुआ, समझ गए, ये भी डायगोनल एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से देखो चलो, अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये हम मानते हैं बात। तो इसमें क्या होगा, जो आपके एलिमेंट है ना वो किस में, केवल डायगोनल में, यानी विकर्ण में है। इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब एलिमेंट के फॉर्म में, इसको कौन सा एलिमेंट कहते हैं, A11, ये A12, A13, ये A21, और ये A22, ऐसी ये A31, ये 32 और A। इसका मतलब देखो किस कंडीशन में एलिमेंट आ रहे हैं, जब I और J आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल, यानी 1 1 देखो तब आ रहा है 1, 2 2 में भी आ रहा है एलिमेंट, 3 3 में भी एलिमेंट आ रहा है, बाकी में सब में एलिमेंट क्या हो जा रहा है आपका, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि Aij, समझ गए, Aij का मान 0 होगा कब, जब I नॉट इक्वल टू क्या होगा, J। I नॉट इक्वल टू J हर कंडीशन में क्या होगा आपका, 0। ठीक हो गया। और Aij का मान कुछ भी हो सकता है, वो मैंने एक K लेट कर दिया, वो होगा जब I इक्वल्स टू क्या होगा, J। आ गया समझ में। I इक्वल्स टू J की कंडीशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक, बाकी कंडीशन में क्या होगा, 0। जब I नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका, J होगा, तो उस कंडीशन में सब में क्या हो गया, मान इसका 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, अदिश, अदिश आव्यूह। ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल में है वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। समझ गए, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो डायगोनल में सिर्फ एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट होगा। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2 0 0 2 0, यहाँ 0 कर दो, यहाँ 0, इधर 0, यहाँ 2,
तो यहाँ देखो जो डायगोनल में क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? सेम नंबर लिखा है ना, लिखा है सेम नंबर। इसका मतलब यह है कि ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन अगर यहाँ पर आपने एलिमेंट्स सेम है तो इसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह कहेंगे। ठीक है, डिफाइन करने का तरीका सेम है, बस वहाँ पर जो i नॉट इक्वल टू जे में उसमें सिर्फ एक एलिमेंट सेम नंबर, जिसको हम k मान लो, b मान लो, c मान लो, आपकी मर्जी। यानी विकर्ण में क्या होगा? आपका सेम एलिमेंट होगा। ठीक, पिछले वाले में क्या था आपका? एलिमेंट अलग अलग थे आपके। विकर्ण में क्या थे? एलिमेंट अलग अलग थे, यानी ऊपर वाला जो मैट्रिक्स था, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगला आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका यूज बहुत होगा आगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ध्यान से समझना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। ठीक, अगला कौन सा आव्यूह कहते हैं इसको हिंदी में? तत्समक। अब तत्समक आव्यूह क्या होते हैं? ये भी एक डायगोनल आव्यूह ही है। डायगोनल मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स ही है। समझ गए कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्केलर ही है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि इसकी जो डायगोनल में होगा वो सिर्फ एक एलिमेंट होगा, यानी 1 होगा एलिमेंट। क्या होगा? ऐसे करके 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात समझ गए? तो यानी यहाँ पर ऐसे कह सकते हो आप कि ai इक्वल्स टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j, यानी aij का मान 0 होगा। कब? जब i नॉट इक्वल टू j होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन aij का मान 1 होगा। कब? जब i इक्वल्स टू क्या होगा? j होगा। तो इसका मतलब एक चीज़ कह सकते हो कि जितने भी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं यानी तत्समक आव्यूह, सारे के सारे कौन सा आव्यूह होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, यानी अदिश आव्यूह होते हैं। लेकिन सारे के सारे आपके स्केलर मैट्रिक्स आपके आइडेंटिटी आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लास्ट आता है एक जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा है जीरो, इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? आपके जीरो होंगे। यानी जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? उसके जीरो होंगे। ठीक, चाहे वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो या कुछ भी मैट्रिक्स हो, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? उसके जीरो होंगे। यानी aij इक्वल्स टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j या i इक्वल टू j, कुछ भी कह दो। उस कंडीशन में i और j की वैल्यू कुछ भी हो, उससे मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपकी? यानी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? आपके जीरो हो जाएंगे। समझ गए? बात समझ में आ गया? सारे मैट्रिक्स एक बार फिर रिपीट कर देते हैं एक बार स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका? कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स में क्या था आपका? सिर्फ एक कॉलम होगा, कितने भी रो हो सकते हैं। दूसरा क्या था आपका? रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक रो होगी, बाकी कितने भी कॉलम हो सकते हैं। उसके बाद क्या था आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था? सारे के सारे एलिमेंट में जितने भी रो हैं उतने ही क्या होंगे? आपके कॉलम, यानी उनका ऑर्डर सेम होगा, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, यानी m और n की वैल्यू आपस में क्या आएगी? इक्वल आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था आपके पास? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था आपका? जो एलिमेंट होंगे सिर्फ किस में लिखे होंगे? डायगोनल में लिखे होंगे। वो एलिमेंट आपके इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल, मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट अलग अलग ही समझ लो अभी। ठीक है, एक जैसे के लिए दूसरा आ जाएगा आपका। ठीक है, किस में लिखेंगे? सिर्फ डायगोनल में, यानी विकर्ण में लिखे होंगे, विकर्ण आप भी। उसके बाद अगला क्या था? इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह, उसमें भी डायगोनल में लिखे होंगे। देखिए एलिमेंट आपके सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी सेम होंगे आपके सारे डायगोनल में। फिर अगला क्या था आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह, उसमें आपके जो एलिमेंट होंगे भी डायगोनल में लिखे होंगे, बट वो एलिमेंट क्या होगा? सिर्फ एक होगा आपका जो डायगोनल में लिखा होगा। लास्ट आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो में क्या होंगे? सारे के सारे एलिमेंट जीरो। ठीक है,
आ गया ना समझ में, इतना समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, सारे के सारे आपके मैट्रिक्स हो गए। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की इक्वलिटी, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे वो आपको बताते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 3.1। कर दें इसको, तो एक बार इसको कर लेते हैं। ठीक, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आप हेडिंग डाल दो या ऐसी समझ लो पहले, फिर एक्सरसाइज में कर लेंगे फिर लास्ट में। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, बता जरा, बताओ। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बताओ। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब यानी आव्यूह की समानता। दो आव्यूह इक्वल तभी हो सकते हैं जब एक आव्यूह के सारे एलिमेंट दूसरे आव्यूह के एलिमेंट के बराबर हों। मतलब जैसे ये मैट्रिक्स मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6, ये बताओ किसके इक्वल होगा, ये इसी के तो इक्वल होगा। अगर मैं इसी को मैं ऐसे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि इसका एक एलिमेंट दूसरे इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सारे के सारे एलिमेंट अगर बराबर तभी तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इसका मतलब हम दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी तभी चेक कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, यानी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसकी इक्वलिटी हम 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से ही चेक करेंगे। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, हमने 2 क्रॉस 3 से इसकी चेक करी इक्वलिटी, तो चेक नहीं हो पाएगी। तो दो मैट्रिक्स अगर हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, आपके पास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती। एग्जाम्पल नंबर क्या है आपका 4। एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें लिख भी रखा है इक्वलिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन 1 2 देख लो आप। डेफिनेशन 2 में लिखा है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, वही बता दिया मैंने, सेम ऑर्डर के होने चाहिए और उनके एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, सारे के सारे बराबर, यानी उनके जो संगत को मतलब क्या बोलते हैं संगत अवयव हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, बहुत ही आसान सा है। इसमें क्या कह रहा है देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है तो हमको x y z a b c सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे फर्स्ट लिखा है, लिख लो इसको, कॉपी में लिखो x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 21 माइनस का और ये 0। एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, और अगला है इसी के इक्वल में दूसरा मैट्रिक्स है 0 - 6 2b + 4 6 - 3 माइनस का 21 3y - 2 2c + 2 एंड 0। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें हमको a b c x y z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जरा, x + 3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो आपस में होते हैं इक्वल, हमको पता है, अभी मैट्रिक्स पढ़ रखा है इक्वलिटी वाला। तो x + 3 किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, प्लस का 3 यहाँ से माइनस हो गया। अब बताओ जरा y, एक z ये है देखो। ठीक है, z + 4 है, ये किसके इक्वल होगा, 6 के, यानी z इक्वल कितना आ गया, 2 आएगा प्लस का, 6 - 4 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बचा आपके पास, ये यहाँ पर y आया, तो यहाँ से देखो 2y - 7 इक्वल्स किसके होगा, 3y - 2, ये इसके तो इक्वल होगा। इसको इधर साइड लिख लो, माइनस का 3y - 2, ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का y आया और ये कितना आ जाएगा 5, y = -5, क्योंकि माइनस से दोनों साइड गुणा हो जाएगी, तो -5 आ गया y की वैल्यू। आ गया समझ में। अब किसकी बारी, a यहाँ पर लिखा है, a - 1 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। तो a = -3 + 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ गई। ठीक है, अब b की बारी, अच्छा c भी बचा है अभी, यानी 2c + 2 किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। 2c + 2 0 के इक्वल होगा,
2c इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड c इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, लास्ट क्या बचा आपका b माइनस क्या है ये b माइनस 3 किसके इक्वल होगा 2b प्लस 4 के, इधर आ जाएगा ये b माइनस 2b हो गया 4 प्लस का 3 है ना, ये माइनस का b ये 7 एंड b इक्वल्स टू माइनस का 7। आ गया ना समझ में। तो ये हमने एग्जाम्पल भी कर दिया इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की। अब एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार खुद से ट्राई करना, इसमें भी आपका सेम निकालना है। ठीक है, ABC और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं कल से। ठीक।